वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो 15 साल तक पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर सज़ा से बचता रहा। तो बात है 23 अक्टूबर 2018 की। बेंगलोर के एक ओरेकल कस्टमर केयर के दफ्तर में 7वीं मंजिल पर रात के करीब 11:15 बज रहे थे और तमाम स्टाफ वहां नाइट शिफ्ट में मौजूद थे। और इसी दौरान में दफ्तर का एक पियोन 7वीं फ्लोर पे बैठे एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए हैं। 11:15 बजे रात को 2 विजिटर, ये बात भी थोड़ा अजीब था, लेकिन इससे पहले भी उसके कई ऐसे दोस्त उससे मिलने आते थे, तो उसे लगा कि कोई दोस्त होंगे। तो वो नीचे आता है वेटिंग रूम में जहाँ पे वो दोनों वेट कर रहे थे उसका। जैसे ही वो नीचे आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर 2 लोग लंबे चौड़े अच्छे खासे कद काठी के वहाँ पर बैठे थे। तो अब ये शख्स उनके पास जाता है। दोनों मेहमानों की नज़रें मिलती है, पर यह शख्स उन्हें पहचान नहीं पाता है और पूछता है कि आप लोग कौन हैं। और तभी इनमें से एक आदमी इस ओरेकल एम्प्लॉय की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बस 2 ही शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। हाथ आगे बढ़ा हुआ है, जुबान से नाम तरुण। सुनते ही ये नाम सामने वाले शख्स के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है, क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक तरुण कहकर उसे किसी ने नहीं पुकारा था और इन 15 सालों में उसका नाम, उसकी पहचान सिर्फ एक ही था और वो था प्रवीण भटेले। तो उसके सारे दफ्तर के दोस्त, पड़ोसी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उसे यही नाम से जानते थे, प्रवीण के नाम से। लेकिन अचानक 23 अक्टूबर की वो रात 11:15 बजे 2 मेहमान आते हैं और उससे कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। 15 साल बाद ये नाम सुनते ही लगभग उसे चक्कर आने ही वाला था। खौफ, दहशत कहे अनजाने में, या फिर ये कि वो अपने सुध-बुध में नहीं था, इसीलिए हड़बड़ी में वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। और जैसे ही वो लोग हाथ मिलाते हैं, सामने वाला उस एम्प्लॉय के उंगलियों को डटोलता है। वो आदमी उसके हाथों में एक उंगली ढूंढ रहा था जिसमें हम अमूमन रिंग पहनते हैं, और वही उंगली उस एम्प्लॉय की टूटी हुई थी। जैसे ही वो हाथ मिलाता है और उस उंगली की तरफ अपना हाथ फेरता है, और सामने वाले को यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। और फिर वो अगली लाइन कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल खत्म हुआ, अब वापस अहमदाबाद चलते हैं। और फिर वो दोनों शख्स उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं। नीचे बेंगलोर पुलिस के एक पुलिस गाड़ी खड़ी थी, उस पे ये लोग सवार होते हैं और फिर वहाँ से अगली रोज़ तरुण को लेकर ये लोग अहमदाबाद पहुँचते हैं। और इससे पहले जब रात में वो उसे बिल्डिंग से लेकर नीचे उतरते हैं, तब उनमें से एक शख्स अहमदाबाद में बैठे अपने सीनियर ऑफिसर डीसीपी को एक मैसेज भेजता है और साथ में एक फ़ोटो भी भेजता है, और उस मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा था, गॉट इट। तो अब सवाल ये था कि एक कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को आधी रात 11:15 बजे 2 लोगों ने उठाया, साथ ले गए, नाम भी पुकारा। तो इन सब में कहानियाँ क्या थी? तो ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर थे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से, और ये पुलिस वाले इसी तरुण धनराज के तलाश में बेंगलोर आए थे। और ये इस कहानी का पहला पार्ट है। अब 2018 से 15 साल पीछे चलते हैं। 2003 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। अहमदाबाद में एक हस्बैंड एंड वाइफ रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था तरुण धनराज और उसकी पत्नी का नाम था सजनी, और इनकी शादी सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी, दिसंबर 2002 में, और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद के एक बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी और तरुण धनराज अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी का टीचर था, और साथ ही में तरुण वॉलीबॉल का कोच भी था। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। ये दोनों केरला से बेसिकली रहने वाले थे, लेकिन फिर सजनी का परिवार केरला से अहमदाबाद आ गया नौकरी की तलाश में। वहीं तरुण के परिवार भी पहले केरल में थे, फिर मध्य प्रदेश आए, उनके फादर पीटी टीचर थे वहाँ। फिर एक भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी, उसके बाद तरुण अहमदाबाद आ गया और वहीं पर रहकर
तरुण स्कूल में पीटी का टीचर बना और वॉलीबॉल का कोच भी बन गया। इसके बाद केरला के कुछ लोगों के ज़रिए इन दोनों का रिश्ता तय होता है और इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक था और तरुण सजनी के साथ अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में रहने लगता है। कभी कभी तरुण को वॉलीबॉल के मैच के लिए स्टूडेंट्स के साथ बाहर जाना पड़ता था। तो जब भी ऐसे कभी तरुण को बाहर जाना होता था तो वो हमेशा अपनी पत्नी सजनी को कहता कि यहाँ चोर लुटेरे सब होते हैं, तो जब मैं बाहर रहूँ तुम घर में अकेली मत रहना और अपने मायके चली जाना। अहमदाबाद में ही सजनी के घर वाले थे, पिता थे, माँ थी, बहन थी, तो सजनी भी उसके मायके चली जाती थी। आखिरी बार वो अपने घर फरवरी 5 तारीख को गई थी और फिर लौट आई, लेकिन जब वो 5 को गई उसने अपने पिता से कहा था कि मुझे अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराना है, क्या आपके पास पैसे हैं? ये सुनकर उसके पिता को बड़ा अजीब लगता है कि पेट्रोल के इसके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, दामाद जी तुझे ठीक से रखते तो है ना? तो इस पर सजनी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं। इसके बाद सजनी चली जाती है और अपने माता पिता से यही उसकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद सीधे वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी की शाम 7:30 बजे सजनी की अपनी बहन से बात होती है फ़ोन पर और बिल्कुल नॉर्मल कूल बात होती है। सब कुछ ठीक ठाक हालचाल पूछा और फिर 10 मिनट बाद वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं और 2 घंटे के बाद तरुण सजनी के घर वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, सजनी की हालत ठीक नहीं है। और सजनी के घर वाले घबरा जाते हैं और तुरंत दौड़कर हॉस्पिटल जाते हैं। जब तक वो हॉस्पिटल आते हैं तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है और वहीं पर बैठकर तरुण जो है बेतहासा रो रहा था। पुलिस भी आती है मौके पर और तलाश करती है। एक दुपट्टे से गला घोंटकर कत्ल किया गया था सजनी का और उधर घर के सामान भी बिखरे पड़े थे और कुछ जेवर भी गायब थे। तो पुलिस को लगा कि कोई लूटपाट का मामला है और तरुण ने भी यही कहा कि मैं हमेशा सजनी को कहता रहा कि एहतियात बरतो, यहाँ हमेशा चोरू चक्के घूमते रहते हैं और शायद किसी लुटेरे ने उसको मार डाला। अब तरुण की हालत बहुत ख़राब थी, वो बेतहासा रो रहा था। 3 महीने ही हुए थे शादी को और इधर सजनी का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन तरुण की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर पाए, इसीलिए तरुण के बड़े भाई ने सजनी का अंतिम संस्कार किया। और इधर रोते रोते तरुण की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो सजनी की मौत हुई 14 फरवरी को और वहीं 15 फरवरी को तरुण हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और पुलिस भी अपने तफ्तीश में लगी थी, इलाके के सारे चोरू चक्के की लिस्ट बना रही थी। और फिर अचानक 16 फरवरी 2003 की शाम को तरुण के बड़े भाई का पुलिस के पास फ़ोन आता है और वो कहता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है। अब यहाँ पर पुलिस को पहले से ही शक था तरुण पर कि अचानक घर में कैसे कत्ल हो सकता है। और फिर तरुण बार बार बयान बदल रहा था, कभी कहता था कि किसी चोर ने मार डाला और कभी कहता कि नेचुरल डेथ है। लेकिन उसके गले पर जो दुपट्टे के निशान थी उससे कहा जा सकता था कि किसी ने साजिश करके ही उसे मारा था। और अचानक तरुण के गायब हो जाने से पुलिस का ये शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो सजनी के मौत के पीछे ज़रूर तरुण का हाथ है। इसके बाद पुलिस पर भी उंगलियां उठने लगी। सजनी के माँ बाप ने पुलिस पर यह प्रेशर किया कि आप कातिल को ढूंढिए। इसी चक्कर में पुलिस ने तरुण के माँ बाप भाई तीनों को गिरफ्तार भी किया कि कहीं इन तीनों की भी मिलीभगत ना हो इसमें। लेकिन खैर कुछ पता नहीं चला और तरुण मिला नहीं। फिर 3 साल बीत जाते हैं और तरुण का कोई सुराग नहीं मिलता। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। फिर 2006 को सजनी के माँ बाप गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और उनसे अपनी बेटी के कत्ल के बारे में सब कुछ बताते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से पुलिस को मैसेज गया कि आप इस केस को सीरियसली लीजिए और ढूंढिए उस कातिल को। फिर इस केस के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई और बाकायदा 1 लाख का इनाम भी रखा गया। फिर पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि शादी के बाद से ही तरुण सजनी को तंग करता था
और तरुण का किसी लड़की से बाहर अफेयर भी चल रहा था और तरुण उस लड़की से शादी भी करना चाहता था। तो अब पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है तो वो लड़की कहती है कि हाँ, 16 फरवरी को तरुण का मेरे पास कॉल आया था और उसने कहा कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। और तब तक सजनी की मौत की खबर मेरे पास आ चुकी थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। लड़की का बयान सच था और पुलिस उसे क्लीन चिट दे देती है। तो फिर यही कहानी आई कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब मोटिव क्लियर हो गया था और कत्ल पति ने ही किया था ये साबित हो गया, लेकिन कातिल फरार था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। पुलिस लगातार तरुण के घर वालों के सर्विलेंस में लगी थी। जगह जगह सादी वर्दी में पुलिस तैनात किए गए कि कहीं कोई सुराग मिल जाए या फिर तरुण यहाँ आए मिलने के लिए अपने परिवार से, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और इसी दौरान में तरुण का परिवार भी अहमदाबाद से केरला शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये लोग पहले एमपी में रहते थे, फिर बेंगलोर में गए किसी रिश्तेदार के यहाँ और अब केरल में आकर शिफ्ट हो गए उनके गांव में। और फिर 2009 आते आते तरुण के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और फिर पुलिस को पता चला कि पहली बार तरुण 2009 में केरल गया था अपने माता पिता से मिलने के लिए। सजनी के मरने के 6 साल बाद पहली बार तरुण अपने माँ बाप से मिला था केरल में एक जगह पर, लेकिन उसे देखकर माँ बाप की भी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। और फिर कहते हैं कि तरुण के जाने के बाद ही उसके अगले ही दिन उसके पिता की मौत हो गई और तरुण वहाँ से चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा, पुलिस भी धीरे धीरे सुस्त पड़ गई थी, लेकिन केस को कभी बंद नहीं किया गया। जब भी मीटिंग होती थी तो इस केस को सबसे ऊपर रखा जाता था और जब भी कोई नया अफसर आता था तो इस केस पर हमेशा अपनी नज़र रखता था। और तरुण के पिता के गुजरने के बाद तरुण की माँ भी केरल से एमपी वापस आ जाती है और वो मध्य प्रदेश की मंदसौर में रहती है। और तरुण का एक और भाई भी अहमदाबाद में ही था, लेकिन तरुण का कुछ पता नहीं चल रहा था। और ऐसा होते होते 2003 से 2016 आ जाता है और तरुण का कोई पता नहीं चलता। 13 साल बीत जाते हैं और 2016 को एक दिन अचानक तरुण की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसके लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल किया था, वो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे एक क्लू मिला है। वो कहती है कि मुझे अपने कुछ दोस्तों से पता चला कि अभी अभी कुछ दिनों पहले तरुण दिल्ली के एक मॉल में घूम रहा था। और क्योंकि पुलिस लगातार तरुण के माँ के फ़ोन के रडार पे लगी हुई थी, इसीलिए उन्हें ये पता चलता है कि उसी वक्त तरुण की माँ भी दिल्ली में ही थी। फिर पुलिस ने दिल्ली में जाकर तरुण को ढूंढा, लेकिन तरुण वहाँ भी नहीं मिला और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन उस लड़की के इस क्लू के वजह से पुलिस को ये यकीन हो गया कि तरुण अभी ज़िंदा है, उसने सुसाइड नहीं की और वो देश छोड़ के भी नहीं गया, वो इंडिया में ही है। और इस दौरान में जब भी उसे देखने की बारी आई तब खबर आई कि कभी उसे गुजरात में देखा गया, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश, कभी बेंगलोर, कभी केरल। इस तरह से 5 राज्यों की तलाशी हुई और उसके फैमिली के अराउंड 4000 फ़ोन नंबर्स को खंगाला गया कि कहीं कोई दोस्त यार या कोई रिश्तेदार से बात किया हो तो पता चल जाए कि कहाँ है। दूसरी तरफ तरुण के भाई को भी पूरी तरह से चेक किया गया, लेकिन तरुण के भाई से तरुण की कोई कांटेक्ट नहीं होती थी। तो अब ले देकर बची सिर्फ तरुण की माँ, जिससे तरुण बहुत क्लोज था और माँ की उम्र भी हो गई थी। तो पुलिस तरुण के माँ के फ़ोन नंबर को अपने रडार पे रखती है और वो कब क्या किससे बात करती है, पुलिस सब कुछ चुपचाप से सुनती रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर 2003 से 2018 आ जाता है। 15 साल बीत जाता है और 2018 को एक दिन अचानक तरुण के माँ के पास बेंगलोर के एक लैंडलाइन फ़ोन से कॉल आता है। तो पुलिस भी चेक करती है कि बेंगलोर के लैंडलाइन से आखिर किसका कॉल आया था तरुण की माँ को। तो पुलिस उस लैंडलाइन नंबर को अच्छी तरह से चेक करती है तो पता चलता है कि बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर से वो नंबर था। अब पुलिस ये सोचती है कि तरुण की माँ के साथ बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर वालों का क्या काम। तब पुलिस को शक हो जाता है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बेंगलोर पहुंच जाती है और बेंगलोर पहुंचकर वो उस ओरेकल कस्टमर केयर के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकालती है। जब उस कॉल सेंटर से सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आती है
तब वहाँ पर तरुण धनराज नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं था, उस लिस्ट पे उसका नाम ही नहीं था। लेकिन एक नाम ऐसा था जिसे देखकर पुलिस चौंक जाती है, और वो नाम था प्रवीण भटेले। ये वही नाम था जिससे तरुण की माँ अक्सर बात किया करती थी, और इस प्रवीण के पत्नी निशा से भी बात करती थी। तब पुलिस को लग गया कि हो ना हो इस प्रवीण का तरुण के साथ कोई ना कोई लिंक तो ज़रूर है। तो पुलिस ने प्रवीण और उसकी पत्नी निशा की सारी कुंडली खंगाली। फिर पता चला कि ये दोनों कभी सोशल मीडिया में है ही नहीं, और फिर पुलिस को ये शक हुआ कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में कोई कैसे नहीं हो सकता। और फिर पुलिस ने प्रवीण से मिलने का फैसला किया। फिर अहमदाबाद पुलिस बेंगलोर पहुंचती है और प्रवीण से मिलती है, और फिर हाथ मिलाते हैं और कहते हैं हेलो मिस्टर तरुण। और क्योंकि वॉलीबॉल खेलते वक्त तरुण की हाथ की रिंग वाली उंगली टूटी हुई थी, ये बात पुलिस को पता थी, और जब पुलिस ने उसके हाथ में टूटी हुई उंगली देखी तब पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि यही प्रवीण भटेले तरुण धनराज है। फिर पुलिस को ये पता चला कि आखिर ये माँ बेटे रोज बात किया करते थे। तरुण के माँ का नंबर पुलिस ने टैप कर रखा था, लेकिन फिर भी कभी पकड़े नहीं गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तरुण के माँ ने एक सिम ले रखा था किसी दूर के रिश्तेदार के नाम पर, और उस दूर के रिश्तेदार को पुलिस ने अपनी फोकस पे कभी लिया ही नहीं, और इस तरह से इनका राज ही बना रहा। लेकिन एक दिन तरुण के फ़ोन से माँ का संपर्क नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए तरुण को टेंशन भी हो रही थी क्योंकि माँ अकेली थी, और माँ के फिक्र में तरुण थोड़ी सी लापरवाही बरत गया और ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस के ही लैंडलाइन से माँ को फ़ोन कर दिया, और ये पुलिस के रिकॉर्ड में आ गई। फिर अहमदाबाद पुलिस तरुण को बेंगलोर से अहमदाबाद वापस ले आती है, और फिर तरुण से उसकी कहानी सुनती है। तो तरुण अपने क्राइम को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, लेकिन उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि मैं एक कातिल हो चुका था। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में ही रहकर कुछ दिनों तक नौकरी किया, और फिर पुणे गया, और पुणे में ही निशा नाम की एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई, और मैंने उससे दोस्ती की और उससे कहा कि मैं यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और हमने शादी कर ली और हमारे 2 बच्चे भी हैं। और कुछ साल पुणे में रहने के बाद हम लोग पुणे से बेंगलोर आ गए, और बेंगलोर में मैं ओरेकल कस्टमर केयर में काम करता रहा। तरुण की पत्नी निशा और उसके बच्चों को तरुण के कारनामों के बारे में और उसका नाम, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तो और जिस ऑफिस में वो काम करता था, उस ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनको भी तरुण के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका नाम प्रवीण भटेले है, यही वो लोग जानते थे। पिछले 10 सालों से इसी नाम से वो उस दफ्तर में काम करता रहा। और जब पुलिस ने उससे ये पूछा कि प्रवीण भटेले नाम, ये नाम किसका है और तुमने इस नाम को कहाँ से चुराया, तब उसने बताया कि इन 15 सालों में एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मध्य प्रदेश अपने गांव भी गया था, और वहाँ उसके स्कूल का एक दोस्त रहता था और उसकी शादी हो चुकी थी, और उसके घर वो कुछ दिनों तक रहा, और उस दोस्त का नाम ही था प्रवीण भटेले। और वहीं पर रहकर तरुण अपने दोस्त प्रवीण का सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी पेपर्स थे उसके, उन सभी को स्कैन करता है, और उसके नाम को अपना नाम बताकर सारा नकली जाली पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट बना लेता है। इस बीच में प्रवीण बनकर वो 2 बार यूएस भी होकर आ गया, और उधर असली प्रवीण भटेले को इसका कोई पता ही नहीं था। तो इस तरह से 15 सालों के बाद और पुलिस की इतनी मेहनतों के बाद आखिरकार एक कातिल पकड़ा गया। अगर वो लैंडलाइन से उस दिन अपनी माँ को कॉल ना करता तो शायद उसका राज ही रहता और वो कभी भी नहीं पकड़ा जाता। अब तरुण गुजरात के साबरमती जेल में है और अपने किए की सज़ा काट रहा है। तो ये थी आज की कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और आप ऐसे ही नई और अनोखी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।